सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि वेदरिंग क्या होती है और वेदरिंग कितने तरीके से होती है। डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग देखा, टाइप्स ऑफ वेदरिंग देखा। टाइप्स ऑफ वेदरिंग में हमने मैकेनिकल वेदरिंग देखा। मैकेनिकल वेदरिंग में हमने कई टाइप देखे। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से फिजिकल वेदरिंग होती है, फ्रॉस्ट वेजिंग की वजह से फिजिकल वेदरिंग होती है, एक्सफोलिएशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ फिजिकल वेदरिंग, एब्रेजन होता है। तो ये आपका मैकेनिकल वेदरिंग के अंडर में आते हैं। और डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन इज वेदरिंग प्रोसेस अकर्स एट और नियर द अर्थ सरफेस एंड प्रोड्यूस चेंजेस टू द लैंडस्केप that influence surface and subsurface topography and landform development। ये भी एक definitions है। And what is actually weathering is a physical disintegration or chemical alteration of rocks, है ना। and erosion process क्या होती है? erosion is the physical removal and transportation of weathered material by water, wind और ice। देखिए erosion को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि रॉक वेदर्ड हुई, है ना, या जैसे ड्यू टू किसी नेचुरल एजेंसीज रॉक डिसइंटीग्रेट हुई, है ना, तो इरोजन हुआ एंड देन वो इरोडेड मटेरियल क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। तो दैट डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, है ना। अब जैसे रिवर फ्लो होती है, तो रिवर फ्लो होती है तो रिवर अपने साथ क्या करती है, साइड सराउंडिंग्स की मिट्टी को भी काट के ले जाती है ना। दिस इज व्हाट इरोजन, मिट्टी का कटाव, है ना। और वो और जो रिवर अपने साथ पार्टिकल्स को ले जाती है, सेडिमेंट्स को ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है एंड देन उसे डिपॉजिट करती है कहीं पे, है ना। तो दिस इज एक्चुअली इरोजन प्रोसेस। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि केमिकल वेदरिंग को किस तरह से हम डिस्कस करेंगे, तो केमिकल वेदरिंग में आपका डिकम्पोजिशन होगा, ऑल्ट्रेशन होगा प्रॉपर्टी में। अभी देखिए फिजिकल वेदरिंग में अगर मैं जनरल टर्म में बात करूँ, देखिए समझने की कोशिश करिए, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग में रिडक्शन हो रहा था साइज का, वो विदाउट ऑल्ट्रेशन हो रहा था। किसमें? केमिकल कंपोजिशन। कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हो रहा था, है ना। चाहे वो एक्सफोलिएशन ले लीजिए, चाहे वो फ्रॉस्ट एक्शन ले लीजिए, चाहे वो शॉर्ट टेम्परेचर वेरिएशन ले लीजिए या एवरेजन ले लीजिए। तो अगर हम मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग की एक और डेफिनेशन पे जाएं, तो इट इज़ अ फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड रिडक्शन इन द साइज ऑफ रॉक्स विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। ठीक है। जैसे अब फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग अगर समझना चाहें तो मैं एक बहुत ही जनरल एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। सपोज आप धूप में खड़े हो गए बाहर जाके, तो आपकी बॉडी में फिजिकली एंड केमिकली क्या क्या चेंजेस आएंगे, है ना। आपकी अपर सरफेस है वो भी खराब होगी, उसमें भी आपका चेंजेस आएगा। एंड ऑल्सो कहते हैं ना कि केमिकली आपकी बॉडी भी डिसबैलेंस होगी, तो कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। तो डिहाइड्रेशन इज व्हाट, है ना, केमिकल प्रोसेस। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, आप धूप में खड़े हो गए, आपकी सरफेस आपकी जो स्किन है वो खराब हो जाती है ना, वो आपको तो दिस इज व्हाट फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। बट केमिकल वेदरिंग में जो हम देखेंगे, वो देखेंगे केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या किस तरह से रॉक वेदर्ड होती है ना। और अगर हम थर्ड प्रोसेस की बात करें, दैट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग इज अ डिसइंटीग्रेशन और डिके कह लीजिए आप। बायोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन और डिके ऑफ द रॉक एंड मिनरल्स कॉजेज बाई केमिकल और फिजिकल एजेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो ये तीन प्रोसेस हैं, तीन वेदरिंग हैं जिनको हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपने फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग को देख लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। तो केमिकल वेदरिंग में जो टाइप्स ऑफ वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग है, वो हम कार्बोनेशन डिस्कस करेंगे, हाइड्रोलिसिस डिस्कस करेंगे, हाइड्रेशन डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन भी डिस्कस करेंगे एंड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट अगर हम कार्बोनेशन पे जाते हैं, तो कार्बोनेशन एक्चुअली है क्या? तो इसको रिएक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर ऐड करते हो तो क्या फॉर्म होता है,
तो अगर सिंपल अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, उसका एप्लीकेशन करेंगे आप। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, CO2 प्लस वाटर H2O, दोनों का आप ऐड करोगे तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा, H2CO3। इक्वेशन लिख सकते हैं आप, CO2 प्लस H2O इज H2CO3। तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन पे जाए तो कार्बोनेशन इज ए प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेन वाटर इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट केमिकली रिएक्ट टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड, है ना। अब देखिए ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बोनेट मिनरल्स के साथ जो रॉक में है। तो कार्बोनेट में सपोज लाइमस्टोन की बात करते हैं, लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला CaCO3। अब CaCO3 जब कार्बोनिक एसिड के साथ ऐड होगा, जब रिएक्ट करेगा, तो आप इक्वेशन लिखिए, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, एंड देन उसको बैलेंस कर सकते हैं कि CaCO3 जो आपका लाइमस्टोन है, जो रॉक है, कार्बोनेट मिनरल है, वो रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एसिड से। और कार्बोनिक एसिड क्या है, H2CO3 जो आपका फॉर्म हुआ, ठीक है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स हुआ था। तो यहां से जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि आपकी रॉक जो होगी वो वीक हो जाएगी एंड देन वेदर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिएक्शन ध्यान रखिएगा, फर्स्ट आपका क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वाटर के साथ रिएक्ट किया, उसने क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड बनाया। देन कार्बोनिक एसिड आपका लाइमस्टोन मिनरल कार्बोनेट मिनरल से रिएक्ट किया एंड देन कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाया, ठीक है ना। तो दिस इज एक्चुअली फर्स्ट वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। सेकेंड वेदरिंग की बात करते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस is a chemical reaction between H ion plus OH ion in water and the mineral in the rock, and H ion in the water react with the minerals to produce weak acid। तो ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन से क्या होता है, एक न्यू कंपाउंड बनता है एंड दैट न्यू कंपाउंड एक्चुअली वी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है ना। एंड हाइड्रेशन की बात करते हैं, तो हाइड्रेशन इज अ प्रोसेस वेयर मिनरल स्ट्रक्चर इन द रॉक फॉर्म्स a weak bond with H2O which causes the mineral grain to expand creating stress which causes the disintegration of the rock, ठीक है ना। अगर एग्जांपल की बात करें तो एनहाइड्राइट जो CaSO4 होता है कैन absorb 2 water molecules to become gypsum, ठीक है ना। And hydration can also lead to color change in the weathered rocks, ठीक है ना, ये कलर भी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो देखिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अगर आपके रॉक में आयरन प्रेजेंट है तो वो आयरन जब रिएक्ट करेगा विद वाटर एंड ऑक्सीजन तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और इस प्रोसेस से क्या होगा कि आपका जो मिनरल का स्ट्रक्चर होगा वो वीक हो जाएगा, और इस प्रोसेस के थ्रू आपका जो कलर है रॉक का वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे जंग लगती है ना, कोरोजन क्या करता है, आपकी सरफेस को वीक करता है, दैट इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब आयरन रिएक्ट करता है वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए ये कहाँ पे होगा, ठीक है ना, ये एक्चुअली मोस्टली इक्वेटर पे होता है, इक्वेटोरियल रीजन पे होता है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है ना। अब देखो क्या होता है कि वहाँ पे क्या कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो वहाँ की जो मिट्टी होगी, वहाँ की जो रॉक होगी, उसका कलर क्या होगा, रेडिश होगा। तो अगर स्पेसिफिक जोन की बात करूँ तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, अच्छा ये भी होता है कि जैसे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उसका कलर रेडिश होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उसका कलर जो होगा ना वो पीला बढ़ता जाएगा, येलो हो जाएगा, है ना। तो देखिए महाराष्ट्र में जो आप कलर पाएंगे वो रेड मिलेगा आपको, है ना।
एंड जो आपका मध्य प्रदेश में आप जो रीजन में वो आपका लाल और पीला दोनों तरह का मिल सकता है ना। और कहीं कहीं पे रेडिश ऑरेंज भी मिलता है आपको अपीयरेंस। तो दिस इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन, रस्टिंग। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का मतलब क्लियर है आपका कि जो आपका मिनरल है वो रॉक, जो मिनरल है वो वाटर में डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो दैट इज एक्चुअली सॉल्यूशन प्रोसेस। अब सॉल्यूशन मोस्ट कॉमनली अकर्स ऑन रॉक कंटेनिंग कार्बोनेट सच एज लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन के केस में आपका जो पहले प्रीवियस आपको बताया कि कार्बोनेशन प्रोसेस में कि कार्बोनेट्स मिनरल क्या है आपका, लाइमस्टोन है ना। एंड बट may also affect rock with large amount of halite और रॉक सॉल्ट। सॉल्ट आप जानते हैं डायरेक्ट सॉल्यूबल होता है, तो इस तरह के अगर रॉक होगा तो वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोसेस आकर हो। तो ये अभी तक आपने जो देखा दैट इज फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें इन वेदरिंग को, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या वेदरिंग को डिफाइन करें, क्या होती है एक्चुअली वेदरिंग, एंड टाइप्स ऑफ वेदरिंग को पढ़ें, एंड ऑल्सो डिफरेंशिएट करें वेदरिंग को। तो अगर आप डिफरेंशियल वेदरिंग की बात करेंगे तो chemical occurs when chemical reaction dissolve the mineral in, ठीक है ना। तो कोई भी रॉक, अब देखिए इस रॉक के वेदरिंग की वजह से, अब अगर फिजिकल वेदरिंग हो रही है और केमिकल वेदरिंग हो रही है, तो फिजिकल वेदरिंग की वजह से क्या होता है कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और सॉइल का फॉर्मेशन, किस सॉइल का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग? कोर्स ग्रेन सॉइल का फॉर्मेशन होता है। केमिकली कोई चेंज नहीं होता। ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग आपका जो सॉइल है वो कोर्स ग्रेन सॉइल फॉर्म होती है। अब कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होती है वो अभी डिस्कस करेंगे। एंड केमिकल एक्शन की वजह से जो रॉक, जो वेदरिंग हुई है रॉक में, उससे जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो क्लेई सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जैसे इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक वेदरिंग हुई, अब वो फिजिकल वेदरिंग हो रही है तो उसकी वजह से जो रॉक का सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो सैंडी सॉइल का फॉर्मेशन होगा या कोर्स ग्रेन सॉइल का फॉर्मेशन होगा। और अगर उस इग्नियस रॉक में केमिकल वेदरिंग हो रही है, केमिकल एक्शन की वजह से रॉक वेदर्ड हो रही है, तो क्लेई सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो मैकेनिकल वेदरिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस दैट एक्चुअली ब्रेक्स अपार्ट रॉक्स, जो रॉक को क्या करती है, पार्ट्स में ब्रेक करती है, विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर आपका ब्रेक नहीं होता है, कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ किए बिना आपका मैकेनिकल वेदरिंग होता है। इसीलिए इसको मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग दोनों कहा जाता है। तो सिंपल है, रॉक दो टुकड़ों में टूट गया या जितने भी टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट हो गया, जितने भी वीक पोर्शन थे। सिंपल सा कैसा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई सपोज शुगर क्यूब है, शुगर क्यूब को आप या तो आप पानी में डाल दो, डिजॉल्व हो गया, सॉल्यूशन बन गया उसका, या आप क्या करो उसको किसी चीज़ से तोड़ दो, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओ और उसको तोड़ दो। तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगा कर उसको तोड़ रहे हैं तो वो क्या कह रहा हो रहा है, फिजिकल वेदरिंग हो रहा है। क्या उसमें कोई केमिकल चेंजेस आपने किए? नहीं किए। क्या कोई फिजिकल केमिकल ऑल्ट्रेशन हुआ? नहीं हुआ। बट जो आपने जिसको पानी में डाला तो उसके जो मिनरल्स थे वो क्या हो गया, वाटर में सॉल्यूबल हो गया, सॉल्यूशन बन गया। तो दिस इज व्हाट केमिकल, है ना। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इसको। तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल की हमने बात करी है वो एक्चुअली क्या है कि जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में और उसको स्पेसिफिक नहीं जाऊँगा, तो जो
लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं उनको कोर्स ग्रेन कहते हैं, जो सैंड और ग्रेवल की कैटेगरी में आते हैं। जो आपने ग्रेवल का नाम सुना होगा, आपने बोल्डर्स का नाम सुना होगा। और क्ले जो चिकनी मिट्टी होती है, जो आप ब्लैक कॉटन सॉइल का आप बात करें तो वो आपकी किस में आ जाती है, क्ले में आ जाती है, जो इसका प्रोपोर्शन बहुत फाइन होता है और उसकी सरफेस पे चार्ज होता है और उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन भी होता है। तो अगर क्ले की बात करें तो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ऑल्सो उनके बीच में अट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि उनकी सरफेस पे चार्ज होता है और उस सरफेस पे चार्ज और जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं या तो वाटर इज डाइपोलर, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस की वजह से। बट कोर्स ग्रेन सॉइल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप अगर सैंड की बात करें, सैंड नाम सभी ने सुना होगा, ठीक है ना। सैंड की बात करें तो सैंड को अगर आप सैंड की अगर एक बॉल बनाना चाहो तो मे बी आप उसको बॉल बना दोगे, लेकिन जब आप उसको अपनी फिंगर्स के बीच में प्रेस करेंगे तो वो इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, यानी कि उनके बीच में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। बट अगर क्ले की आप बात करो तो क्ले की अगर आप एक थोड़ा सा पानी लेके उसको लड्डू की तरह आप उसे बॉल बनाएंगे तो एंड देन उसको ड्राई करेंगे तो उसमें उसको आप इजीली फिंगर्स के बीच में डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, मिट्टी ले आइए और फाइन क्ले ले आइए और उसका एक बॉल बनाइए और उस बॉल को ड्राई कर लीजिए एंड देन उसको फिंगर्स के बीच में कंप्रेस करने की कोशिश करिए तो वो टूटेगी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि कोर्स ग्रेन सॉइल या सैंड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, और क्ले भी हमने डिस्कस किया, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, किस वजह से होता है, प्लास्टिसिटी है उनके बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। तो अब इस वेदरिंग में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग को डिस्कस कर लिया है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो आपका, वो होगा जियोलॉजिकल वर्क। तो जियोलॉजिकल वर्क को हम दो तरीके से जियोलॉजिकल वर्क को डील करेंगे। एक तो जियोलॉजिकल वर्क बाय रिवर एंड एक जियोलॉजिकल वर्क बाय विंड। तो ये रिवर और विंड है वो किस तरह से जियोलॉजिकल वर्क करेंगे रॉक के ऊपर, हम उस प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है।